So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the amendments in audit, right? अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर ले जो कल हुआ एंड सी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है पाकिस्तान ने। मींस कि क्या ही बोले कि वरुण चक्रवर्ती भुवनेश्वर कुमार तो चलो ऑफ कलर था, पर वरुण चक्रवर्ती की जहाँ पे हम ऑफ में प्ले करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑफ में आकर उसको लेग में खेला जा रहा है, शमी को लेग में खेला जा रहा है। आई मीन क्या ही बोले अब। और ऊपर से फिर बैटिंग में भी शाहिनशाह अफरीदी ने जो लिया था पहले ओवर में 2 विकेट ले लिए थे, तो मैच तभी पलट गया था। खैर, तो चलो अपन तो आते हैं ऑडिट के अमेंडमेंट पे। अब देखो मैं आपको बताऊं कि पहले हम एरियाज़ के बारे में बात कर रहे थे कि किन किन एरियाज़ में अमेंडमेंट है। तो देखो ये एरियाज इधर दे के रखे हैं कि एक कंपनी ऑडिट में अमेंडमेंट है, ठीक है, एक 3CD में अमेंडमेंट है और वो उधर तो अच्छे खासे अमेंडमेंट है, एंड टैक्स ऑडिट में अमेंडमेंट सॉरी बैंक ऑडिट में अमेंडमेंट है। तो कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट और टैक्स ऑडिट, राइट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं ना, वो हमने हमारे नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिए। मतलब कि जब हम कल पढ़ेंगे, मतलब कि जब हम कल को एग्ज़ाम के जस्ट पहले जब एक रिविजनरी वीडियो आएंगे, जो रिविजनरी वीडियो रहेंगे सिर्फ नोट्स के ऊपर, ठीक है, तो उसमें हम नवंबर 21 के सारे अमेंडमेंट कवर करेंगे। इनफैक्ट मैं वो आपको दिखाऊंगा भी कि देखो ठीक है ये अमेंडमेंट हमने पढ़ा एंड जो है वो हमने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा भी, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ ठीक है इन्होंने इनकॉर्पोरेट करे, तो कल को हम नोट्स पढ़ेंगे तो आपको फिर वो एक अनसर्टेनिटी वाला फील नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी ऑडिट के अमेंडमेंट से। और कंपनी ऑडिट में अमेंडमेंट जो है वो एक सेक्शन 1, देखो पेनल्टीज़ में अमेंडमेंट है। अब जैसे सेक्शन 124 बोलता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में, जहाँ पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करना रहता है। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डालो, ठीक है, और सेपरेट बैंक अकाउंट में डालो। और अगर डिक्लेयर करने के ही 30 दिन के अंदर अगर आपने पे नहीं करा तो अगले 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालो। और इस तरीके से हमने जो है समझा कि ये सेक्शन 124 बोलता है। और अगर सेक्शन 124 में अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है कंपनी को 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की पेनल्टी है। और फर्दर फेलियर कंटिन्यूस पे 500 पर डे फॉर द फेलियर कंटिन्यूस। और ऑफिसर को 25,000 से लेकर 2 लाख तक की पेनल्टी है एंड 100 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग फेलियर। तो कंपनी 1 लाख से 10 लाख और ऑफिसर है 25,000 से 2 लाख, उधर 500 पर डे, ठीक है, एज लॉन्ग एज फेलियर कंटिन्यूस, और इधर 100 पर डे। चलो ये हो गया। आती है उसके बाद 128 बुक्स ऑफ अकाउंट की। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 128 है, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट की जिम्मेदारी बता के रखी कि इन लोगों के पास जिम्मेदारी है, ठीक है, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस। वो भी देखो होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंस के होल टाइम डायरेक्टर अपन तो ऐसा बोल देते हैं। और CFO, तो MD, होल टाइम डायरेक्टर, CFO और एनी पर्सन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर 128 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो ऐसे केस में ये जो है लायबल होते, पनिशेबल होते हैं। तो ऐसे केस में जो पनिशेबल होता है वो 50,000 से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी रहती है और इम्प्रिजनमेंट भी रहता है। नवंबर 21 के अमेंडमेंट में ये जो है इम्प्रिजनमेंट हट गया, इन द सेंस कि अगर आपको दिख रहा होगा कि उधर भी मैंने आपको बताया कि इनकॉर्पोरेट कर लिया है, इधर भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया। फिर अच्छी बात सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट की। तो वही अगर सेक्शन 124 का अगर आपने कंप्लायंस नहीं करा है तो जो कंपनी और ऑफिसर है, कंपनी को 3 लाख की पेनल्टी है और ऑफिसर को जो है वो 50,000 की पेनल्टी है, ठीक है। तो इफ़ अ कंपनी इज़ इन डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन सेक्शन 124, जैसे केस में कंपनी को 3 लाख की पेनल्टी है और ऑफिसर को 50,000 की पेनल्टी है। अब बात करते हैं कंपनी ऑडिट की। तो सबसे पहले उसमें जो है एक सबसेक्शन है 140 सबसेक्शन 3, सेक्शन 140 सबसेक्शन 3। तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 के लिए सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 जानना पड़ेगा। वो है कि जब ऑडिटर अपना रेजिग्नेशन देता है, देखो रेजिग्नेशन दे रहा है, रिमूव नहीं, वो खुद निकल रहा है, रिज़ाइन कर रहा है। तो इस केस में रिज़ाइन करने के 30 दिन के अंदर ADT 3 में कंपनी को भी बताना पड़ता है और रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ता है। और ये है कि अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है, और भी कुछ चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो रेजिग्नेशन, कंपनी, रजिस्ट्रार, इनको तो बताएंगे, कैग को भी साथ ही साथ बताएंगे। और इनफैक्ट ऐसा है कि कंपनी को नहीं बताएंगे, कैग को बताएंगे। और इसमें ऐसा है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो
मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 5 लाख विद कंटिन्यूइंग फेलियर 500 पर डे। तो इसको ऐसा बोलना कि मिनिमम 50,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 500 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 2 लाख। तो मिनिमम 50,000, ठीक है, मिनिमम 50,000। तो जो है वो मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 2 लाख था, 5 लाख था, वो 5 लाख की जगह 2 लाख हो गया। सी, और ऐसा भी था मिनिमम में भी 50,000 और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लो, वो मिनिमम था और मैक्सिमम 2 लाख था। अब आती बात सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड की। उसकी पेनल्टी 143 सबसेक्शन 15 में देके रखा है कि जो ऑडिटर है, ठीक है, क्या है, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है 143(12) का, ठीक है, 143(12) में रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के बारे में बात करके रखी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, और कभी कभी जब लिमिट से कम है फ्रॉड, 1 करोड़ से फ्रॉड कम है, तो ऐसे केस में आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही कम्युनिकेट कर दिया तो काफ़ी है। तो अगर आप देखो ऑडिटर में उधर कॉस्ट अकाउंटेंट, CAS इन प्रैक्टिस सब आते हैं, तो अगर आपने प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए तो पेनल्टी 5 लाख की लिस्टेड के लिए, और अनलिस्टेड के लिए 1 लाख। अनलिस्टेड तो मैं क्या बोलूँ, अदर देन लिस्टेड कंपनी 1 लाख। और यही फ्रॉड रिपोर्टिंग में हमको ये भी समझना चाहिए कि 143(12) में फ्रॉड ऑन कंपनी, ठीक है, फ्रॉड ऑन कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, ठीक है, और फ्रॉड भी एक्चुअल फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड दोनों रिपोर्ट होते हैं कंपनी के ऊपर। कारों में तो ऐसा है कि अगर कंपनी के ऊपर वो है या कंपनी ने किए हैं तो वो दोनों रिपोर्ट करने पड़ते हैं, नोटिस और रिपोर्टेड। उधर ऐसा रहता है कि फ्रॉड नोटिस और रिपोर्टेड, तो लिखा है ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर पैरा क्लॉज 10 जो भी है कारों का, ठीक है, पैरा 3 क्लॉज 10 ऑन वेदर फ्रॉड बाय कंपनी, बाय बोल दिया, और ऑन कंपनी क्या नोटिस और रिपोर्टेड हुआ है, और अगर हुआ है तो नेचर ऑफ फ्रॉड एंड अमाउंट बताओ। सी, अब आता है सेक्शन 147 सबसेक्शन 1। सेक्शन 147 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर ऑडिटर ने, देखो वो कंपनी, ऑफिसर, ऑडिटर सबकी बात करता है, तो ऐसा बोलता है कि अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करा 139, 143, 144, 145, तो सी उसमें से 143 हट गया है क्योंकि 143 की सेपरेट पेनल्टी 143 में दे के रखी है। तो बाकी सब जिनकी पेनल्टी नहीं दे के रखी है उनके लिए ये अदर सोर्सेस से इधर जो है पेनल्टी दे के रखी, रेसिडुअरी पेनल्टी। तो इसमें जो है अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है तो ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो ऐसे केस में मिनिमम 25,000 बीच में एक्सटेंड टू 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन जो उनको मिलता है जो लोअर है वो हमने इनकॉर्पोरेट किया। रही बात अगर कॉन्ट्रीब्यूशन नोइंगली हुआ है तो ऐसे केस में 25,000 से जो 5 लाख है वो 50,000 से 25 लाख हो जाएगा, और मिनिमम 8 टाइम्स ऑफ, ठीक है, और 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज़ लोअर। और हाँ, इसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं कटा है, इधर इम्प्रिजनमेंट है, राइट। इम्प्रिजनमेंट जो कटा है ना वो ऑफिसर के लिए कटा है, ठीक है, इनके लिए नहीं कटा है, ऑडिटर के लिए नहीं कटा है, ऑफिसर के लिए कटा है, ठीक है। अब समझो कंपनी की हमने बात कर ली, ठीक है, कंपनी की पेनल्टी में कोई चेंज नहीं है, पर हाँ ऑफिसर में इम्प्रिजनमेंट नहीं है अब, और ऑडिटर में 25,000 से 5 लाख और 50,000 से 25 लाख, ठीक है, 25,000 से 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन जो लोअर है, 50,000 से 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन जो लोअर है, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट साथ ही साथ 1 साल का। अब आता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 147 सबसेक्शन 3 क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो है मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी है सर्टन एरियाज़ में, जिसमें रूल 11 आता है। रूल 11 जो है उसमें आपको 3 चीज़ें बतानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण किसे, कि डी से क्या है कि डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ फंड इन IEPF अकाउंट, ठीक है। पी से पेंडिंग लिटिगेशन, ठीक है, और फिर पी से प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म, प्रोविजन फॉर मटेरियल फॉरसिबल लॉसेस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। सी, जिस सेक्शन में अमेंडमेंट है वो मैं सेक्शन पूरा नहीं बता सकता, पर मैं एक ब्रीफ में ओवरव्यू दे सकता हूँ। अब देख, जिस सेक्शन के रूल में अमेंडमेंट है तो मैंने आपको थोड़ा सा रूल बता दिया, सेक्शन 143 के बारे में ओवरव्यू बता दिया, और फिर जो है हमने स्टार्ट किया, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि जब हम अमेंडमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं तो एक बार अमेंडमेंट पढ़ के आगे बढ़ते हैं, उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ते हैं, और जब हम नोट्स पढ़ेंगे तब हम इसकी बातें तो करेंगे क्योंकि वो अब नोट्स का ही पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, अब इसमें एडिशनल 3 पॉइंट्स और एंटर हो गए, ठीक है। और ये जो 3 पॉइंट है जब आप बैंक ऑडिट करोगे तब आपको तब भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब कौन से 3 पॉइंट है, ये है 4th, ठीक है, ये है 5th और 6th, ठीक है। पहले मैं 4th पॉइंट की बात करूँ।
फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि देखो, अपने को तो रिपोर्टिंग करनी है, एक ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है, तो उसको ये रिपोर्टिंग करनी है कि वेदर मैनेजमेंट हैड रिप्रेजेंटेड वेदर मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया है, मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है कि अदर देन डिस्क्लोजर, कि जो भी हमने डिस्क्लोज करा है नोट्स टू अकाउंट में, उसके अलावा कोई भी फंड, अब फंड भले ही बोरो हो या मेरे पास शेयर प्रीमियम हो या कोई भी फंड जो है, हमने ना तो किसी को एडवांस दिया है, लोन दिया है, इन्वेस्ट करा है, ठीक है, टू एनी पर्सन एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी, हमने किसी को भी नहीं दिया, ठीक है, अदर देन डिस्क्लोजर, और दिया है तो उन सबका डिस्क्लोजर करा है, और फिर ना उसके अलावा हमने किसी को नहीं दिया, ये कि रिप्रेजेंटेशन। अभी देने की बात हो गई तो लेने की भी बात कर लो, ये सेकंड पॉइंट होता है लेने का, इसमें ही जो सेकंड पॉइंट है वो है लेने का, तो हमारा सेकंड पॉइंट है लेने का। लेने में भी ऐसे ही है कि अदर देन डिस्क्लोजर, जितना हमने लिया है उतना हमने डिस्क्लोज कर दिया है, पर अदर देन डिस्क्लोजर कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो हमने लिया है, ठीक है, लिया है एज एन एडवांस, एज ए लोन, ठीक है, एज एन इन्वेस्टमेंट हमने लिया है। चलो देने में तो लोन, एडवांस, इन्वेस्टेड सब ऐसी बातें करके रखी थी, पर लेने में सिर्फ ये बोला है कि हमने जो लिया है वो हमने बताया है, ठीक है, उसके अलावा हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। चलो इनको बोलते हैं जो इन्होंने जिनसे लिया है उनको हम बोलते हैं फंडिंग पार्टीज़, राइट, जिनसे लिया है, ठीक है, तो सामने वाली होगी फंडिंग पार्टीज़। और तीसरा कि अभी हमने बोला कि हमने किसी को भी दिया है तो हमने जो है डिस्क्लोज़ कर दिया, ठीक है, हमने डिस्क्लोज़ कर दिया, उसके अलावा हमने किसी को भी नहीं दिया। तो थर्ड में उन्होंने ये भी बता दिया कि हमने कोई ऐसे अरेंजमेंट में भी एंटर नहीं हुए हैं कि हमने इंटरमीडियरी को दे दिया, एक कंपनी ने इंटरमीडियरी को दे दिया, तो देते समय तो बता दिया, फिर इंटरमीडियरी ने एक अल्टीमेट बेनिफिशियरीज़ को दे दिया, तो एक तरीके से कंपनी का भी पर्पस सॉल्व हो गया और बेनिफिशियरीज़ को भी मिल गया। वो ऐसे लेने में भी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने किसी से लिया हो, ठीक है, कंपनी ने लिया हो तो लेते समय कंपनी ने डिस्क्लोज़ कर दिया और फिर देते समय जो है अल्टीमेट बेनिफिशियरीज़ को दे दिया, ठीक है, ये सब नहीं करा। और साथ ही साथ फिर बात आती है कि कोई भी गारंटी सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरीज, ना तो इंटरमीडियरी ने कोई गारंटी सिक्योरिटी दी है और ना तो कंपनी ने गारंटी सिक्योरिटी दी है ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरीज। ना तो हम उनको पैसा देते हैं, ना तो हम इनसे पैसा लेते हैं, ना तो हम जो है इनको इनकी बिहाफ पर गारंटी दी है, राइट। और ये सब जो है मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन आएगा कि एडवांस जो दिया है वो बता दिया, रिसीव जो करा है वो बता दिया है, हम इस तरीके से एंटर नहीं हुए हैं और हमने जो है अल्टीमेट बेनिफिशियरीज़ के बिहाफ पे कोई गारंटी नहीं दी है, ना तो इंटरमीडियरी ने दी है और ना तो कंपनी ने दी है। अब एज एन ऑडिटर मेरे को तो रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ठीक है, अब मेरे को ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक करना है कि वेदर देयर इज एनी मिस स्टेटमेंट, ठीक है, तो अगर मिस स्टेटमेंट है तो फिर ठीक है उसको अदर फर्दर चेक करना पड़ेगा, पर अगर नहीं है, ठीक है, तो पर एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि देयर शुड बी नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये हो गया हमारा 1 2 3 पॉइंट। साथ ही बात फिफ्थ में आता है कि वेदर जब आप डिविडेंड डिक्लेयर और पे करते हो तो क्या कंप्लायंस हो रहा है 123 का, डिविडेंड डिक्लेयर या पे करो तो 123 का कंप्लायंस है कि नहीं है। और फिर पॉइंट आता है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर और पे, तो सेक्शन 143 का कंप्लायंस हो रहा है, 123 का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 123 सोर्स ऑफ फंड के बारे में बात करता है। तो एक हो गया मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा हो गया डिविडेंड। अब तीसरी बात आती है वो होती है कि विद कंपनी यूज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, 1/4/2022 से ऐसा है कि वेदर कंपनी इज़ यूजिंग सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्या कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है जो सॉफ्टवेयर जिसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हों, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो बुक्स ऑफ मेंटेनेंस बनाने के काम आ रहा है, जिसमें आप ऑडिट ट्रेल को जो है, जिसमें ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी है, ठीक है, राइट। अब ऑडिट ट्रेल को ही उन्होंने एडिट लॉग फैसिलिटी बोल दिया, ठीक है, पर हाँ आप टैम्पर उस ऑडिट ट्रेल को टैम्पर नहीं कर सकते, पर हाँ वो ऑडिट ट्रेल में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिकॉर्ड कर सके सारे ट्रांजैक्शन, और इन केस कभी बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज भी करे तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करने को भी लॉक करे। तो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, चेंजेस है तो चेंजेस को भी रिकॉर्ड करना, ठीक है। और ये जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो आप लोग को ये देखना है कि कंपनी जो है ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ करी है तो कैसे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे तो ऑडिट ट्रेल बन रही है कि नहीं बन रही है, उसको टैम्पर नहीं करना, ठीक है। दे शुड नॉट बी एनी
टेम्परिंग, तो लिखा हुआ द ऑडिट ट्रेल फीचर्स शेल नॉट बी हैज़ नॉट बीन टेम्पर्ड विथ, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी होनी चाहिए। और जो मैंने आपको बात करी थी कि XYZ कंपनी है, कंपनी जो अंडर ऑडिट है, तो उन्होंने जो है जो भी लोन्स एडवांसेस इन्होंने इन्वेस्टमेंट करे हैं वो उन्होंने डिस्क्लोजर में बता दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी जो है इंटरमीडियरी को नहीं दिए हैं। अच्छा, ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि हमने ऐसे लोगों को भी नहीं दिए, इंटरमीडियरी को नहीं दिए हैं जिन्होंने डायरेक्टली अल्टीमेट बेनिफिशियरीज़ को दे दिया, ठीक है। कि हमको तुमको देना था तो हमको डिस्क्लोज़ करना था, तो हमने तो डिस्क्लोज़ करा, पर जिनको दिया है वो इंटरमीडियरीज़ है, और इंटरमीडियरीज़ जो है फिर आगे दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। साथ ही साथ फिर लेते समय, राइट, जहाँ पे फंडिंग पार्टी फंड दे रही है तो लेते समय ऐसा भी नहीं हुआ है कि इंटरमीडियरी को मिला है, ओके, लेते समय इंटरमीडियरी को मिला हो, ठीक है, उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अल्टीमेट बेनिफिशियरीज़ को दे दिया। जैसे रहता है ना कि बीच में जो इंटरमीडियरीज़ होती है वो इंटरमीडियरीज़ एक तरीके से जैसे NGOs हो जाती है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की हो जाती है कि जो दिखने में कोऑपरेटिव है पर अंदर पता नहीं क्या ही चल रहा है। फिर आपकी बात करिए ऑडिट ट्रेल की, इन द सेंस कि ऑडिट सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसको एडिट नहीं कर सकते। उस ट्रेल की फैसिलिटी को एडिट लॉग फैसिलिटी बोलते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते, जिसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो सारे ट्रांजेक्शन स्टोर हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है, एक ट्रेल बन रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसका भी ऑडिट लॉग बन रहा है, क्रिएट ऑडिट लॉग इन केस ऑफ चेंज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। और बाकी पता हो तो आपको एक नवंबर 20 में अमेंडमेंट आया था, राइट, कि एक स्टेटमेंट कि वैसे जो रेम्यूनरेशन है जो कंपनी पे कर रही है डायरेक्टर्स को, क्या वो एक्सेस में पे कर रही है कि प्रोविजन के अकॉर्डिंग पे कर रही है। तो ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शेयर रिपोर्ट, ठीक है, वेदर रेम्यूनरेशन पे बाय कंपनी डायरेक्टर को जो पे कर रही है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, कि वेदर जो है रेम्यूनरेशन पे कर रही है इन एक्सेस टू द लिमिट। फिर बताती है बैंक ऑडिट की, तो बैंक ऑडिट में ऐसा है कि जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बैंक ऑडिट में भी है, ठीक है। वो जो एडिशनल चीज़ें आई जो है वो बैंक ऑडिट पे भी एप्लीकेबल है। अब आती बात टैक्स ऑडिट की। अब टैक्स ऑडिट में क्या है कि टैक्स ऑडिट में रिवीजन, ठीक है, रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो हाँ, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकता है, पर वो कब रिवाइज कर सकते हैं? ये 3.1 उस पे है कि रिवाइज सब कर सकते हैं। तो सपोज़ करो कि आपने रिपोर्ट इशू कर दी, रिपोर्ट इशू करने के बाद कुछ पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कर दिया ना, तो पेमेंट मेड विच नेसेसिटेट, उसने आपको मजबूर कर दिया टू रीकैलकुलेट द डिसअलाउंस जो आपने सेक्शन 40 में और सेक्शन 43B में जो करा था डिसअलाउंस, तो आपने पेमेंट कर दिया, तो अब वो डिसअलाउंस नहीं है, तो आपको आप मजबूर हो गए तो रीकैलकुलेट द डिसअलाउंस। तो ऐसे केस में जो है पेमेंट कर दिया, और पेमेंट कब करा? रिपोर्ट फर्निश करने के बाद में आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में आप रिवाइज रिपोर्ट इशू करो। रिवाइज रिपोर्ट इशू करना ऑन और बिफोर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको पता है कि जिस साल की ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, जिस साल की ऑडिट रिपोर्ट है उसके अगला साल मतलब असेसमेंट ईयर का एंड। जब हमने बात करी, अब बात आती है कि कुछ क्लॉजेस की, जिसमें एक क्लॉज में एक अच्छा चेंज हुआ है तो बाकी सब क्लॉज में भी करस्पॉन्डिंगली चेंज हुआ है। ये आया है सेक्शन 115 BAC और BAD आने के कारण। देखो, आपको ये तो पता है कि क्लॉज 8A नया आया है। क्लॉज 8A के अंदर जो पार्ट A है वो ये बात करता है कि क्या असेसी ने टैक्सेशन ऑप्ट करा है 115BA, 115BAA, 115 BAC और BAD। अब ये BAC और BAD आ गया, तो क्या असेसी ने ऑप्ट करा है इसमें टैक्सेशन? 115 BAC तो आपको पता है कि लो रेट में इनकम टैक्स है। 115 BAD में ऐसा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी 22% तक का लो रेट का इनकम टैक्स रेट है, 22% का टैक्स रेट, ठीक है। अब उसमें आपको ये भी पता है कि अगर आप लो रेट का टैक्स लेते हो तो ऐसे केस में जो है आपको बहुत सारी छूट मिलती है, ठीक है। तो नहीं, सारी छूट नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप समझो डेप्रिसिएशन तक नहीं मिलता, ठीक। तो पहले तो ये देखो कि क्या 115 BAC और BAD आने के कारण क्या असेसी ने 115 BAC BAD ऑप्ट करा है, उसको भी हमने 8 में इनकॉर्पोरेट किया। अब सिंस 8 में इनकॉर्पोरेट किया है, अब 8 से जुड़ा हुआ है, 8 से जुड़ा हुआ तो नहीं है। एक और अमेंडमेंट की मैं बात करता हूँ, क्लॉज 17 की। क्लॉज 17 क्या बोलता है कि देखो, अगर लैंड एंड बिल्डिंग प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र हुई है और जिसका कंसीडरेशन जो है स्टैम्प वैल्यू से कम है, ठीक है। कंसीडरेशन इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ 43 CA और 50 C से कम है। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र हुई है और जो पैसे आ रहे हैं ना, जो भी कंसीडरेशन है ना, वो वैल्यू अडॉप्टेड
अब वैल्यू अडॉप्टेड 43 CA हो 50 C हो उससे कम है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इन द सेंस समझो कि अब देखो, और रिपोर्टिंग तब करनी पड़ेगी जब कम है और मैं कंसिडरेशन को रिपोर्ट कर रहा हूँ। इन द सेंस कि वैल्यू अडॉप्टेड और कंसिडरेशन में वैल्यू अडॉप्टेड कंसिडरेशन लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड है, वैल्यू अडॉप्टेड 43 CA या 50 C, और कंसिडरेशन कम है, फिर भी कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जा रहा है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि आपने जो भी वैल्यू अडॉप्टेड है उससे अगर आप कम कंसिडरेशन ले रहे हो तो इस केस में वैल्यू अडॉप्टेड देखा जाता है। पर अब सिचुएशन अलग हो गई है, अब कंसिडरेशन भी कभी कभी देखा जाता है। वो किस सिचुएशन में देखा जाता है समझो, कि सपोज़ करो कि अगर कंसिडरेशन 100 रुपये का है और वैल्यू अडॉप्टेड 110 है, तो हमने देखा है 110% का क्लॉज। 110% में ये बोल रहे हैं कि अगर आपका जो वैल्यू अडॉप्टेड है वो अगर कंसिडरेशन का 110% तक है मैक्सिमम, तो ऐसे केस में जो आपका कंसिडरेशन है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। ये लिखा है ना, अगर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू जो है वो 110% तक है, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 110%, स्टैम्प वैल्यू जो है 110% तक है ऑफ कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में कंसिडरेशन को ही डिम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। तो तब वो जो है कंसिडरेशन ही डिम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। पर हाँ, अगर स्टैम्प वैल्यू 110% से ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है। तो ऐसे केस में जो है जब कंसिडरेशन ही हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है तो क्लॉज 17 में रिपोर्ट होता है, अदरवाइज जो है क्लॉज 17 में रिपोर्टिंग नहीं होती जब वैल्यू अडॉप्टेड हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। तो अब यही अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको दिखेगा कि कंसिडरेशन पे कर रहे हो बिल्डिंग के लिए हेल्ड एज स्टॉक, मतलब 43 C है, कंसिडरेशन पे करा 120, अब 120 का 110% करो, ठीक है, 132 तो 10% से कम ही है, तो ऐसे केस में जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 130 लाख की है, तो ऐसे केस में कंसिडरेशन ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, तो ऐसे केस में रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। अब वही कि कंसिडरेशन जो है 120 लाख है तो 150 लाख हो रहा है, तो 10% से ऊपर है, तो ऐसे केस में 150 लाख हो जाता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्लॉज 17 में रिपोर्टिंग जो है वो नहीं होगी। अब आती है डेप्रिसिएशन की, हमने 8 पढ़ा, हमने 17 पढ़ा, अब आती बात डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन में ये बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले डेप्रिसिएशन तो हमारा क्लॉज 18 होता है, ठीक है। अब क्लॉज 18 में ये बोला गया है कि 115 BAC और BAD आने के कारण, ठीक है, अब आपका WDV में एडजस्टमेंट होंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐड हो गया है कि एडजस्टमेंट WDV में होगा क्योंकि अब आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और 115 BAC BAD तो ठीक है, अब तो गुडविल का भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो ऐसे केस में उसका भी जो है एडजस्टमेंट होता है WDV पे, ठीक है, क्योंकि गुडविल अब डेप्रिसिएशन में नहीं है, ब्लॉक में नहीं है। अब गुडविल को जब बेचोगे तो ही जो गुडविल के लिए आपने पैसे जो लगाए थे, मतलब एक तरीके से कैपिटल एसेट हो गई है, राइट। तो इसे कोई देखते हुए एक नई जो है, जो मैंने आपको बोला टेबल, हाँ ये क्लॉज 18 हो गया और एक क्लॉज 32 है। अब जब डेप्रिसिएशन इन सब में अमेंडमेंट हुआ है 115 BAC BAD आने के कारण, क्लॉज 8 में तो हुआ है, डेप्रिसिएशन में भी कुछ पॉइंट ऐड हुए हैं, तो ऐसे ही जो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में, तो ऐसे केस में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन उधर भी जो है ये इधर ये पर्टिकुलर क्लॉज 32 में टेबल अपडेट हुई है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि इस असेसमेंट ईयर में ये नेचर का लॉस था, जिसमें रिटर्न में ऐसा दिखा के रखा है ऑल लॉसेस नॉट अलाउड, कौन से लॉसेस जो अलाउड नहीं हैं। और अगर आपने 115 BAC और BAD ऑप्ट किया है, ठीक है, ऑप्टिंग फॉर 115 BAC या BAD, तो इससे आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उससे आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपने खुद ने ही हाथ खड़े कर दिए, और एक होता है कि आपको जो है अलाउ नहीं हुए, ठीक है, और एक होता है कि आप खुद ही समझदार हो, आपने खुद ने ही हाथ खड़े कर दिए। तो देखो क्या लिखा है, विड्रॉल ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का विड्रॉल हो गया, ठीक है। और एक होता है कि लॉस का भी लॉस अलाउड नहीं हो रहा आपको अंडर सेक्शन 115 BAC BAD। तो 115 BAC और BAD से कौन कौन से लॉस हमको अलाउ नहीं हुए, एंड देन विड्रॉल ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक तो होता है कि लॉसेस उसका भी अलाउड नहीं होना, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का विड्रॉल होना, ये दोनों हमने इधर डाला। अब देखो क्लॉज 18 डेप्रिसिएशन का है और क्लॉज 32 हमारा डेप्रिसिएशन का, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का है। तब देखो इसका एक एग्जांपल है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो रेसिडेंट है, उसने कंसेशनल रेट ऑप्ट किया, मतलब कि सेस वेस ऐड करके 22 + 10% जो भी है, ठीक है। अब अंडर सेक्शन 115 BAD, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम,
अब विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ द डिडक्शन, इसका डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हैंस इफ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ऑप्ट किया है सेक्शन 115 BAD, तो लेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन 5 लाख का था, तो ब्लॉक ऑफ एसेट जो है अब 25 लाख का हो जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कुछ 2 लाख के थे, तो वो रिवर्स हो जाएंगे। तो देखो लॉसेस जो अब अलाउ नहीं होंगे, ठीक है, वो रिवर्स हो जाएंगे और वो जो है कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो क्लॉज 18, क्योंकि 18 में आपका WDV एडजस्ट होगा, ठीक है, तो एडजस्टेड WDV, ठीक है, ब्लॉक आपका एडजस्ट हो गया क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन रिवर्स हुआ। तो एडजस्टमेंट CA में जो है एडजस्टमेंट हमने बताया कि देखो इतना एडजस्टमेंट है और एडजस्टेड WDV CC में है। तो एक होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, राइट, कि एडिशनल डेप्रिसिएशन हमको नहीं मिलेगा तो वो उसका एडजस्टमेंट हो गया, और फिर उससे CC में भी जो है WDV में एडजस्टमेंट हुआ। हाँ, और आपका जो लॉसेस है, जो आपको पहले ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता था, पर आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का भी जो है अब आपको अलाउंस नहीं है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का। तो वो तो पहले भी नहीं था, पर अब ये इन 2 सेक्शन के कारण और नहीं है अलाउंस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का, तो वो भी आ जाएगा 32 के अंदर। और इनफैक्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन का विड्रॉल हो गया तो वो भी आ जाएगा। और बाकी जो क्लॉज 36 है वो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का, वो ओमिट हो चुका है। तो इस तरीके से देखो हमने क्लॉज 36 देखा, 18 में हमने 32 में तो हमने लॉसेस का देखा कि वो लॉसेस का अलाउंस, अब लॉसेस को हमको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं होंगे, ठीक है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो था वो भी अब हट गया। फिर 18 में हमने डेप्रिसिएशन का और वही WDV का एडजस्टमेंट देखा, और ये सब कारण हुआ है 115 BAC और BAD से, जो हमने क्लॉज 8 में इनकॉर्पोरेट करा है। क्लॉज 17 तो पूरा अलग ही चल रहा है, और DDT का भी जो है अब वो ओमिट हो गया। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के रिवीजन की हमने बात करी कि रिपोर्ट इशू करने के बाद कुछ पेमेंट हुए हैं जिसमें आपको वापस से रिकन्सिडर करना पड़ता है डिसअलाउंस को, तो ठीक है, आप फिर एक रिवाइज रिपोर्ट इशू करो जिसमें साइन होगी ऑडिटर की, और बिफोर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इशू कर दो। बैंक ऑडिट में वही 3 पॉइंट के बारे में बात हो रही है जो हम 143(3) में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि एक अमेंडमेंट था कि जो कंपनी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे कर रही है प्रोविजन के अकॉर्डिंग कर रही है कि एक्सेस रेम्यूनरेशन पे कर रही है। फिर एक अपन ने पॉइंट देखा था, जो भी 3 पॉइंट थे कि जो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन आता है कि डिस्क्लोजर के अलावा कोई सा भी फंड दिया नहीं है, ना कोई सा भी फंड दिया है, ना तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी की रिस्पेक्ट में कोई सी गारंटी दी है, ठीक है, ना तो ये इंटरमीडियरी ने दी है, ना तो कंपनी ने दी है, ठीक है। तो उसके बाद भी ऑडिटर को अपनी प्रोसीजर लगा के चेक करना पड़ता है पर्टिकुलर, ठीक है, कि मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। फिर डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं, तो डिविडेंड पे कर रहे हैं तो सेक्शन 123 का कंप्लायंस है कि नहीं है, ये हो गया हमारा। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रॉपर यूज़ कर रहे कि नहीं कर रहे, सारे ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड हो रहे कि नहीं हो रहे, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में जो है ऑडिट ट्रेल बन रही है कि नहीं बन रही है, जो भी चेंज होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में बाकायदा ऑडिट ट्रेल में उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे कि नहीं कर रहे। पर हाँ, ऑडिट ट्रेल को ऐसा नहीं कि टेम्पर कर सके, देयर शुड नॉट बी एनी टेम्परिंग ऑफ ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी। तो चेक करो कि ऑडिटर को कि क्या ऑडिट ट्रेल टेम्पर हुई है क्या, ठीक है, तो देयर शुड बी नो टेम्परिंग ऑफ ऑडिट ट्रेल। ये सब देखते हुए फिर हमने जो है सारी पेनल्टीज़ को देखी, और इस तरीके से जो है हमने हमारा अमेंडमेंट वाला सेक्शन ओवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया एक तरीके से कि ये देखो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट की हर चीज़ मैंने आपको बताई है, और ये भी बता दिया है कि इसको हमने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। आपको एक बार इसको फटाफट सुनना है, और एक बार अगर आपको रीड आउट करना है तो रीड आउट कर लो। वही सारी चीज़ें हम नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं कि कल को कोई सा क्वेश्चन आता है तो हम अमेंडमेंट की शीट नहीं देखेंगे, हम नोट्स को देखेंगे, ठीक है। और ठीक है, हम नोट्स को सुधारेंगे रादर देन अब अमेंडमेंट की शीट देखने के, ठीक है। अब हम लॉ के अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।